जय बाबा केदारनाथ। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो होने वाला है उन भक्तों के लिए जो 2026 में बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं। यह वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम आपको लेके चलेंगे हरिद्वार से बाबा केदारनाथ धाम तक और दिखाएंगे सारे रास्ते। आखिर हरिद्वार से केदारनाथ धाम तक का रोड कैसा बना हुआ है, कौन कौन से शहर और पड़ाव पड़ते हैं, रास्ते में खाने पीने और रुकने की पूरी जानकारी देंगे। यात्रा में कहाँ पे जाम पड़ने वाला है, कहाँ पे भूस्खलन है, कहाँ पे मुश्किलें आ सकती, कितना समय लगेगा, कितना खर्च आएगा, टोल पड़ेगा फिर नहीं पड़ेगा, गाड़ी बाइक या बस से किससे जाना सही रहेगा, हरिद्वार पहुंचने के बाद किस किस तरीके से आप केदारनाथ धाम तक जा सकते हैं, गौरी कुंड में रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं, सोनप्रयाग में अगर आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं तो कहाँ पे खड़ी कर पाएंगे, बताएंगे आपको सारी चीज़ें और दिखाएंगे पूरे रास्ते के वो नज़ारे जो आप केदारनाथ यात्रा में जाते हैं तो महसूस कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप हरिद्वार तक कैसे आएंगे। हरिद्वार तक आने के लिए आपको बाई बस बाई ट्रेन की सुविधा बहुत आराम से मिल जाती है। आपको आ जाना है हरिद्वार। हरिद्वार से सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सोनप्रयाग तक कैसे पहुँचे। सोनप्रयाग वही स्थान है जहाँ तक टैक्सी बाइक कार सब जाती हैं। उसके बाद आगे आप अपनी गाड़ी या बस से जाते हैं तो नहीं जा सकते हैं। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक जाने के लिए आपको सबसे सस्ता ऑप्शन है बाई बस। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे आपको राही होटल दिखेगा। राही होटल के ठीक सामने मतलब रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही आपको बस की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। बस सुबह 4 बजे से चलती है जो कि आपको 9 बजे तक इजिली मिल जाती है। भीड़ बहुत ज़्यादा होती है जिसमें आपको 600 रुपये से लेकर 700 रुपये के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके जाते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपये से 1200 रुपये तक भी देना पड़ सकता है। ये तो होगा सबसे पहला ऑप्शन। इसके अलावा वहाँ पे शेयरिंग जो सूमो सफारी गाड़ियाँ हैं वो भी चलती हैं जिसमें आपको 1000 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और आप 1000 रुपये दे के बहुत आराम से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। ये तो हो गए 2 ऑप्शन। तीसरा है आप अपनी कार या बाइक लेके भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। सोनप्रयाग में पार्किंग बनी हुई है जहाँ पे अपनी कार और बाइक खड़ी कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन हो गया अगर आप 4 लोग हैं तो एक टैक्सी बुक कर लीजिए ग्रुप में, जिसके लिए आपको 3500 से 4500 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। तो आप टैक्सी बुक करके भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। हम लोगों ने भी टैक्सी बुक की थी और अभी हम हरिद्वार से निकल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा क्योंकि रास्ते में कौन कौन से स्थान पड़ने वाले हैं जो आपको देखने चाहिए, कहाँ पे आप रुक सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अभी हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। सुबह सुबह हम लोगों ने हरिद्वार में अपने लिए टैक्सी बुक की और सुबह सुबह ही निकल पड़े क्योंकि हम लोग का सबसे जरूरी जो चीज़ थी, सबसे पहले हमको पहुंचना था गौरीकुंड, क्योंकि आज ही डोली यात्रा गौरीकुंड पहुंचने वाली है। अब हम निकल पड़े हरिद्वार से बाबा केदारनाथ की पावन यात्रा पर और पहला पड़ाव अपना पड़ने वाला है ऋषिकेश। सुबह की ठंडी हवा, गंगा किनारे उठती आरती की धुन और पहाड़ों की ओर बढ़ती सड़क सफ़र की शुरुआत कोई खास बना देती। जैसे जैसे हरिद्वार पीछे छूटता है वैसे वैसे मैदानों की धरती धीरे धीरे पहाड़ों की गोद में बदलने लगती है। रास्ते में हरियाली, गंगा के सुंदर दृश्य और सामने दिखे पर्वत मन को अलग ही शांति देते हैं। करीब 25 किलोमीटर का यह सफ़र सिर्फ दूरी नहीं बल्कि आस्था से रोमांच तक का पहला कदम है, क्योंकि हरिद्वार के बाद ऋषिकेश ही वो स्थान है जहाँ से असली पहाड़ी यात्रा शुरू मानी जाती है। ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है। दुनिया भर से लोग यहाँ ध्यान, योग और आत्मिक शांति पाने आते हैं, लेकिन केदारनाथ के यात्रियों के लिए यह ऋषिकेश को महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि चारों धाम की यात्रा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है और आने जाने वाले ज़्यादातर यात्री यहीं रुककर वाहन चेक कराते हैं, नाश्ता करते हैं, जरूरी सामान लेते और फिर पहाड़ों की कठिन चढ़ाई की ओर बढ़ जाते हैं। यहीं से शुरू होता है मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र का अपना सफ़र जो कि ऋषिकेश से आगे बढ़ते हुए चलता है। और अब हम ऋषिकेश से आगे बढ़ चुके हैं और जैसे जैसे सड़क पहाड़ों के बीच मुड़ती जाती है वैसे वैसे सफ़र और भी रोमांचक होता जाता है। अगला खूबसूरत पड़ाव है ब्यासी। ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर बसा ब्यासी गंगा किनारे स्थित एक बहुत सुंदर स्थान। यहाँ आते ही पहाड़, नदी और हरियाली का ऐसा संगम दिखाई देता है कि हर यात्री कुछ पल रुककर नज़ारे कैमरे में कैद करना चाहता है। ब्यासी खास तौर पर रिवर राफ्टिंग के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। ऋषिकेश आने वाले रोमांचक प्रेमी यहीं से गंगा की लहरों पर राफ्टिंग का मजा लेते हैं। सफ़ेद झाग छोड़ती तेज धारा और चारों ऊंचे पहाड़, दृश्य किसी फिल्म जैसा लगता है। लेकिन केदारनाथ यात्रियों के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टॉपेज पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे यहाँ पे लोग पहुँचते हैं, रुकते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, थोड़ा देर इधर उधर से फोटो वगैरह खींचते हैं, फिर यहाँ से आगे अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम भी यहाँ पे रुके थे, नाश्ता किया, फिर यहाँ से अब आगे चलेंगे। अभी करीब हम लोग 82 से 40 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। सबसे पहले तो आप देवप्रयाग में
इस संगम के दर्शन करिए। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और यहीं से आगे जाने के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब यहीं से जो नदी है उसको गंगा का नाम दिया गया हो। केदारनाथ यात्रा पे जाने वाले सभी भक्त, जितने भी भक्त होते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, इस संगम के दर्शन करते हैं। कुछ भक्त तो नीचे जाके स्नान वगैरह भी करते हैं, लेकिन आप अगर अपनी कार से हैं तो आप यहाँ पे दर्शन करिए और आगे सोनप्रयाग के लिए आपको बढ़ जाना है। बहुत ही सुंदर नज़ारे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही भव्य नज़ारे हो जाते हैं और बहुत मुख्य पड़ाव हो जाता है ये देवप्रयाग। अगर आप केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं जब आप, तो आपको सिर्फ एक ही ये देवप्रयाग संगम पड़ता है। और बद्रीनाथ धाम जब आप जाएंगे तो आपको पंचप्रयाग के दर्शन होंगे, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम केदारनाथ की यात्रा है पे, तो देवप्रयाग से हम आगे की तरफ चलें। देवप्रयाग से निकलने के बाद भक्तों का जो अगला पड़ाव पड़ता है वो पड़ता है श्रीनगर। अगर रास्ते की बात करें तो रास्ता यहाँ तक बहुत अच्छा बना हुआ है, कहीं भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। एक फेज थोड़ा सा खराब था, उसके अलावा सब कुछ अच्छा ही था। और अभी भीड़ नहीं, यात्रा शुरू होते ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा। अभी यात्रा कल से खुलने वाली है तो इसलिए यहाँ पे भीड़ आपको कम देखने को मिल रही थी। तो अभी हम यहाँ से आगे की ओर चल रहे हैं। ये हैं श्रीनगर से पहले के नज़ारे। ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों के लुत्फ़ उठाते हुए, नेचर को एंजॉय करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और श्रीनगर मुख्य सिटी पड़ जाती है इस रास्ते की। यहाँ पे आपको हर प्रकार की सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे बड़ा कस्बा है, रुकने के लिए भी सारी व्यवस्थाएं हैं। अगर आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है किसी कारणवश, तो आप श्रीनगर वगैरह में नाइट स्टे भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे नज़ारे यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और हर सुख सुविधा से संपूर्ण है श्रीनगर। अगर रास्ते की बात करें तो श्रीनगर से पहले एक फेज थोड़ा सा खराब मिला था, जहाँ पे लैंडस्लाइड जोन है और हर साल आपको ये लैंडस्लाइड जोन देखने को मिलने वाला ही है। अभी हम श्रीनगर से आगे की तरफ बढ़ेंगे। श्रीनगर से आगे बढ़ने के बाद जो मुख्य पड़ाव पड़ता है वो पड़ता है रुद्रप्रयाग, जो कि एक जिला है और रुद्रप्रयाग जिले में ही केदारनाथ धाम यात्रा पड़ती है। और रुद्रप्रयाग जिले की ही जितनी बुकिंग से आप GMVN में देखते हैं तो रुद्रप्रयाग डाल के आपको बुकिंग करनी होती, जो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। तो रुद्रप्रयाग यहाँ से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और रास्ते में पड़ता है धारी देवी मंदिर। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे, धारी देवी मंदिर पर रुकेंगे और रास्ते आपको दिखाता मैं चल ही रहा हूँ किस तरीके से रास्ते यहाँ पे बने। और पूरे रास्ते में छोटे छोटे गांव और कस्बे तो पड़ते ही रहते हैं। और जिन भक्तों को केदारनाथ जाना होता है उनको रुद्रप्रयाग सिटी के अंदर नहीं जाना होता है, बाहर से बाईपास बना हुआ है, बाईपास होते हुए ही सभी भक्त केदारनाथ धाम की तरफ निकल जाते हैं। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर को उत्तराखंड की रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब 2013 में आपदा आई थी तो उस समय इसी धारी देवी मंदिर की मूर्ति को नीचे से ऊपर किया गया था एक योजना के तहत। तो अभी हम आपको धारी देवी मंदिर लेके भी दर्शन कराते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं धारी देवी मंदिर। ये मुख्य गेट है धारी देवी मंदिर के। यहाँ से नीचे जाने के बाद मंदिर के दर्शन होते हैं। अलकनंदा नदी के बीच शिला पर विराजमान यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बहुत आस्था का केंद्र। मान्यता है कि माता धारी देवी 4 धाम और विशेष रूप से केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा मार्ग की रक्षा करते हैं। केदारनाथ जाने वाले बहुत से यात्री यहाँ रुककर माता के दर्शन करते हैं और अगर आपके पास समय तो आपको भी ये यहाँ पे रुक के दर्शन जरूर करने चाहिए, इनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। कहते हैं कि माता की कृपा से यात्रा मंगलमय हो जाती है। पहाड़ों और अलकनंदा नदी के बीच स्थित यह मंदिर बेहद सुंदर दृश्य भी प्रस्तुत करता है, इसीलिए यात्री यहाँ कुछ समय अवश्य रुकते हैं। कहा जाता है कि उत्तराखंड में आने वाली बड़ी आपदाओं से पहले माता धारी देवी का उल्लेख जरूर किया जाता है, इसीलिए स्थानीय लोगों की आस्था इस मंदिर से गहराई से जुड़ी हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। अब यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक के रास्ते की बात करें तो यहाँ तक भी रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी हम लोग यहाँ से आगे चल रहे हैं। यहाँ से आगे जाने के बाद एक फेज थोड़ा सा खराब देखने को मिलता है। जैसे ही धारी देवी मंदिर क्रॉस करेंगे 5-7 किलोमीटर के बाद अगर बरसात होती तो यहाँ पे मलबा राबिस नीचे आ जाता है, तो कई बार यहाँ पे रास्ता खराब देखने को मिलता है। और ये फेज भी मात्र 200-250 मीटर के आसपास का पड़ता है, उसके बाद रास्ता बहुत आराम से हो जाता है। और यहाँ से आगे आने के बाद हम लोग पहुँचते हैं अगस्त मुनि। केदारनाथ यात्रा मार्ग एक शांत, सुंदर और धार्मिक महत्व वाला पड़ाव। अगस्त मुनि का नाम महान ऋषि अगस्त के नाम पर पड़ा। मान्यता है कि ऋषि अगस्त ने यहाँ तपस्या की थी, इसलिए यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है। केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की यह जगह आराम और सुविधाओं का अच्छा पड़ाव। यहाँ बाजार, होटल, भोजन, जरूरी सामान आसानी से मिल जाता है, इसीलिए कई यात्री यहाँ पर रुकते हैं। और अगस्त मुनि ही वो स्थान है जो इस यात्रा का सबसे बड़ा मुख्य पड़ाव है। मतलब अगर आप कुछ भी लाना भूल गए हैं अपने घर से तो आप अगस्त मुनि में रुक के ले सकते हैं। इसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको
कहीं भी सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। चीज़ें तो मिलेंगी, या तो महंगाई बढ़ जाएगी या तो फिर आपको चीज़ें ही नहीं मिलेंगी। तो आप कोई चीज़ लाना भूल गए तो अगस्त मुनि में ही रुक के ले लीजिए। अगस्त मुनि के बाद आगे का रास्ता थोड़ा सा सकरा होना भी शुरू हो जाता है। तो अभी हम अगस्त मुनि क्रॉस कर रहे हैं। अगस्त मुनि के बाद का रास्ता भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं। और अगस्त मुनि से आगे जाने के बाद लगभग करीब 19 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद एक छोटा सा कस्बा पड़ता है कुंड। कुंड बेसिकली छोटा सा कस्बा है। यहाँ पे लोग कॉफ़ी चाय पीने के लिए रुकते हैं और यहाँ से रुकने के बाद सीधे पहुँच जाते हैं गुप्त काशी। गुप्त काशी वो स्थान है जहाँ से बाबा केदारनाथ धाम जाने वालों के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। गुप्त काशी में भी रुकने के लिए सारी व्यवस्थाएं देखने को मिल जाती हैं। जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं वो यहीं पे रुकते हैं। यहाँ पे रुकने के लिए आपको 1000 रुपये से लेकर 1200, 1500, 2000 रुपये में कमरे की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। और अगर हेलीकॉप्टर के टिकट की बात करें तो लगभग 8800 रुपये के आसपास का चार्ज देना पड़ता है। लेकिन ऑन द स्पॉट टिकट मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पहले से ऑनलाइन जो भक्त करते हैं उनको ही टिकट वहाँ पे अवेलेबल हो पाता है। और कई बार यहाँ पे जो रास्ता शहर के अंदर से तो आपको लंबा लंबा जाम भी देखने को मिल जाता है, जो अभी आप रास्ते में देख रहे हैं। तो इस तरीके के जाम से भी आपको जूझना पड़ सकता है गुप्त काशी में। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे आप गुप्त काशी से आगे क्रॉस करते हैं फाटा के लिए, फाटा भी मुख्य पड़ाव हो जाता है। उसका भी कारण ये क्योंकि यहाँ से भी हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रोवाइड की जाती है भक्तों के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आप केदारनाथ घाटी के नज़दीक पहुँचते हैं और वैसे वैसे ट्रैफिक का जो लोड है वो भी रास्ते पे बढ़ता जाता है। इसलिए यहाँ से आगे आपको थोड़ा जाम देखने को मिलना शुरू हो जाता है। फाटा से 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक जगह पड़ती है सिरसी। सिरसी में ही हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वहाँ से भी आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं और उससे करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद फाइनली आप पहुँचते हैं उस स्थान पर जिसका नाम है सीतापुर। अगर आप बाई बस जाएंगे तो सीतापुर तक ही आपको बाई बस वाले लेके जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और फिर यहाँ से आपको आगे सोनप्रयाग तक पैदल जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सजेशन है मेरी तरफ से, अगर भीड़ बहुत ज़्यादा आपको दिख रही तो आप फिर सीतापुर में ही नाइट स्टे कर लीजिए। सोनप्रयाग मत जाइए, सोनप्रयाग में भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर रूम आपको महंगे देखने को मिलेंगे। सीतापुर में थोड़ा सा रूम ज्यादा बने हुए हैं, ज्यादा स्पेस है, तो यहाँ पे आपको रूम थोड़े से सस्ते उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे सीतापुर में नाइट स्टे कर सकते हैं। और अगर आपका मन है कि मैं सोनप्रयाग तक ही जाऊंगा तो फिर आप सोनप्रयाग तक भी जा सकते हैं। सीतापुर से सोनप्रयाग की दूरी मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अगर आप मैप पे देखेंगे तो 4-5 किलोमीटर का दिखाई पड़ेगा, लेकिन जहाँ पे आपको बस ड्रॉप करती है वहां से सोनप्रयाग मात्र 1 किलोमीटर के आसपास ही बचता है। तो आप पैदल भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। तो सोनप्रयाग मुख्य पड़ाव है, जो कि अभी हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। अभी सोनप्रयाग में जो आप सामने देख रहे हैं ये पार्किंग बनी हुई, यहाँ तक आप अपनी कार बाइक लेके बहुत आराम से आ सकते हैं। कार बाइक आप लेके आइए आराम से, यहाँ पे अपने टैक्सी स्टैंड में खड़ी करिए और रुकने के लिए आप अपने बजट के अनुसार रूम देख सकते हैं। और यहीं पे आपको नाइट स्टे करना है और दूसरे दिन आपको जाना है बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की सारी जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड, गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। जय बाबा केदार।